इनकी सक्सेस स्टोरीज भी बताएंगे कि आखिर किस सक्सेस के कारण आज ये मिर्जापुर में चर्चा है। सानिया मिर्जा के बाद अगर इनकी चर्चा हो रही है तो इसका कारण भी है। जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में पहली बार कोई ये उपलब्धि हासिल की है। तो हम सीधे बात करेंगे शाहरुख खान। तो पहले तो नाम की कहानी बताइए, फिर उसके बाद आपको बधाई और क्या आपने हासिल की सफलता वो पूछे। जय हिंद सर, मेरा नाम है शाहरुख खान। मैं ग्राम सभा विजयपुर का निवासी हूँ और मेरा चयन उत्तर प्रदेश पुलिस के नागरिक उप निरीक्षक पद पर हुआ है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारी सरकार को, जिन्होंने इस भर्ती को बहुत ही फास्ट ट्रैक पर रखकर और बहुत गति से इसे पूरा किया और वो भी निष्पक्ष तरीके से पूरा किया। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं इस भर्ती में, तो उसके लिए तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और सर, जैसे कि आपने कहा मेरे नाम से संबंधित, तो नाम की सर कहानी यही थी कि नाम तो बचपन में शाहरुख खान ही था। पिताजी ने भी यही सोचा था शाहरुख खान नाम रखने के लिए। लेकिन जब स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गए तो जो मेरे प्रिंसिपल महोदय थे, तो उनको शायद ये नाम पसंद आया, शाहरुख खान। तो उन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग ये रखी मेरे डॉक्यूमेंट्स पे। तो जब क्लास 8th में वहाँ से पास हुआ तो उन्होंने मुझे अवसर भी दिया कि आपके पास अभी टाइम है, अगर आप चाहें तो इसे संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं इसमें। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैं इस नाम से संतुष्ट हूँ और मुझे ये नाम रखना भी चाहिए क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। तो इसलिए मैं उस नाम को अपने साथ लेकर रखा और आज भी वो नाम मेरे साथ ही है। चलिए, अगर उपलब्धियों की बात करें तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए। कब तैयारी आपने शुरू की, कहाँ से क्वालिफिकेशन आपका हुआ? सबसे पहले तो मेरा जो हाई स्कूल इंटर था मेरे गांव से ही हुआ। 2012 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, इंटरमीडिएट 12वीं पास हुआ। और उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने अपने इसी गांव से किया था, पंडित महावीर विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैं तैयारी के लिए 1-2 साल बाद इलाहाबाद में गया 2016 में, और वहाँ से तैयारी थोड़ा किया इस पर वैकेंसी से संबंधित, और एसएससी सीजीएल हुआ या सीपीयू हुआ, इन सब चीज़ की तैयारी में पहले से ही था। 2019-20 में जब लॉकडाउन लगा था तो मैं इलाहाबाद से चले आया था घर पे, और घर पे ही रह के मेरी तैयारी फिर कंप्लीट हुई। और ऑनलाइन का ज़माना था इसलिए मैं भी ऑनलाइन स्विच हो गया ऑफलाइन से। यहाँ रह के तैयारी हुआ। 2021 में जब ये फॉर्म आया तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसमें जाना चाहिए और काफ़ी उत्साहित था इस पोस्ट को लेकर। तो मैं तैयारी अपनी इस दिशा में ले लिया और अंततः सफलता मुझे हासिल अगर हुई। एसएससी की बात करें तो काफ़ी लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एसएससी शुरू से ही आपका एम एसएससी रहा या फिर आपने कोई आपका दूसरा कोई एम था कि आप पीसीएस या आईएएस या किसी और सेक्टर में आप जाना चाहते हैं? जैसे कि जब मैं यहाँ पे क्लासेस करता था अपने यहाँ पर, तो जो मेरे गुरुजन थे जो मुझे क्लासेस पढ़ाते थे, तो उनका रुझान ऐसा था, वो मुझे बताते भी थे कि आपका मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप अगर चाहें तो बीटेक कर सकते हैं या आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। तो मेरा भी मन था कि हाँ, ये फील्ड मेरे लिए सही है क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा लगता था मुझे उसमें डील करना। तो इसी सिलसिले में मैं सोच रहा था कि ग्रेजुएशन में बीटेक ही करूँगा। लेकिन कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा था नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे कि इतना भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे पेरेंट्स। इसके वजह से फिर मैंने अपने तैयारी का स्विच इधर कर दिया और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं एसएससी की तैयारी में आ गया। तो घर की अगर परिस्थितियों की बात करें और पढ़ाई के परिस्थितियों की बात करें तो कैसे आपने बैलेंस बनाया घर और अपनी पढ़ाई के बीच में? घर और पढ़ाई के बीच में ये है कि ये कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा समय तक तैयारी करना काफ़ी मुश्किल होता है, मेरे लिए भी और परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मुझे भी साइड में करना था, तो कुछ मेरे पास पहले से ही नॉलेज थी, जिस नॉलेज का इस्तेमाल करके मैं कुछ ना कुछ अर्निंग्स कर लेता था। और बाकी जो माता-पिता थे या कह सकते हैं जो भाई थे, उनका काफ़ी योगदान रहा है मेरी इस तैयारी में। उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया और जितना हो सकता है उतना प्रयास किया कि अगर जब तक जहाँ तक मैं चाहूँ तैयारी करने के लिए मैं कर सकता हूँ। उन्होंने पूरी छूट दी। पूरी तैयारी कहाँ से शुरू की आप? चूँकि ये रूरल एरिया है, गाँव है, बहुत ज़्यादा यहाँ सुविधाएँ बुक्स वगैरह की या कोचिंग वगैरह की तो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ पे होगी नहीं। तो यहाँ से फिर कहाँ गए आप और फिर उसके बाद कैसे आपने तैयारी की? तैयारी के लिए जब सबसे पहले इलाहाबाद में गया था मैं, तो मुझे भी असल में जानकारी थी नहीं कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तो जो मेरे वहाँ सीनियर्स थे और जो मेरे लॉज में रहते थे, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप चाहिए तो ये फील्ड पकड़ सकते हैं। इसमें क्या है कि पैसे ज़्यादा नहीं लगते और फॉर्म-वॉर्म भी बहुत सस्ते होते हैं, हर साल वैकेंसी आती रहती है, आप इस लाइन में चले जाइए। तो कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास लेवल का आदमी है वो एसएससी की तैयारी करता है आम तौर पर। तो मैं भी उसी तैयारी में जुड़ गया था कि चलिए ठीक है, मैं भी उसी फैमिली से बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे भी यही तैयारी करनी चाहिए। और
वहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया। तो कोचिंग भी मैंने कहीं से ली नहीं थी, मेरे 1-2 सीनियर थे, वो मुझे कहीं ले जाकर ये हुआ कि आप यहाँ कोचिंग कर सकते हैं, तो 1-2 जगह मैं पढ़ा था। उसके बाद फिर मुझे 2018 में पवन सर के बारे में मालूम पड़ा था। तो पवन सर राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनका यूट्यूब चैनल था, तो उन्होंने सारा मटेरियल उस पर डाल दिया था। वहीं से काफ़ी मुझे हेल्प हुआ तैयारी के लिए, तैयारी के पर्पज़ से। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर जितने भी ऑनलाइन टीचर्स थे, चाहे अभिनय सर हो और चाहे जो भी यूट्यूब चैनल हो जिसका मैंने सहारा लिया, उनका काफ़ी योगदान रहा है मेरी तैयारी में। जो निःशुल्क तरीके से बिना किसी पैसे के वो अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं और उसका सदुपयोग हम कर पाते हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए। ये एक अगर बात करें कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, खासतौर से एसएससी की तैयारी करते हैं, तो कहा यह जाता है कि जब आप पुलिस या आर्मी या मतलब ये पुलिस खास तौर से इस बैकग्राउंड में अगर आप जाते हैं तो रिटर्न जो क्वालिफाई लड़का कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिजिकल में उसको दिक्कत आती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो पढ़ने वाले बच्चों की यही आती है, तो इसको कैसे आपने बैलेंस किया? होता यही है ना सर असल में कि जब अगर कोई तैयारी करता है, कोई भी बच्चा तैयारी करता है, तो वो क्या करता है कि रनिंग पे फ़ोकस उतना ज़्यादा कर नहीं पाता। क्योंकि आप जानिए अगर सुबह-शाम कोई अगर रनिंग पे टाइम अपना बिताएगा, ग्राउंड पे बिताएगा, तो उसके अंदर इतनी स्टैमिना बचेगी नहीं, जिससे कि वो पढ़ाई कर सके बहुत ज़्यादा, अच्छे से तरीके से पढ़ाई कर सके। तो मैं भी यही करता था, सुबह-शाम अगर रनिंग करता था तो मुझे नींद आ जाती थी, पढ़ाई सही से कर नहीं पाता था। तो इसमें दोनों में समन्वय बना के रखना, दोनों में बैलेंस बना के रखना, ये काफ़ी टफ़ काम होता है। और ऐसा कह भी सकते हैं सर कि अगर आप तैयारी में हैं और टफ़ चीज़ों को चैलेंज अगर आप ना एक्सेप्ट करें, तो फिर काहे की तैयारी? ये बात तो सही है। हाँ, क्योंकि अब जिस फ़ील्ड में हमको जाना है, चैलेंजेस तो उसमें भी बहुत सारे हैं। 2019 के ही अंत में मेरी मुलाकात हुई थी हमारे यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं राम सिंह हसन सर, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बहुत इसमें वो किया, मोटिवेट किया कि अगर आप इस फ़ील्ड में आना चाहें, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो यार इस नौकरी में काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, रुतबा होता है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप आइए इस जॉब में। तो उन्होंने मुझे बाकी सारी चीज़ें बता दी कि कैसे प्रोसेस काम करता है ये। तो ये हुआ कि वहाँ से मेरी इस जर्नी में काफ़ी इंटरेस्ट हुआ। अगर हम बात करें कि लड़के जो कि गाँव में तैयारी करते हैं, जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं गाँव में रह के, अगर बैलेंस बनाने की बात करें कि कैसे वो रूटीन अपना सेट करें अपने पढ़ाई का, अपने घर के बीच का, प्लस अपनी रनिंग का, मतलब जो भी रूटीन होता है, तो आपकी रूटीन क्या थी? अगर कोई करना चाहते तो उसकी रूटीन कैसी होनी चाहिए? मुझे ये लगता है कि जैसे कि जो टॉपर्स होते हैं, एसएससी के टॉपर हैं, जिनका इंटरव्यू मैं भी कभी देखा करता था, तो उनसे मुझे एक सीख मिलती थी। वो भी कहते थे कि देखो यार पढ़ाई अगर 4 घंटा 5 घंटा कर रहे हो तो भी बहुत है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। तो ये बात मुझे समझ में भी आती थी क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एक लंबे समय से तो आपको ये जानकारी तो हो जाएगी कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। चूँकि मैंने सीपीओ एग्ज़ाम भी दे रखा था पहले, सीजीएल का मैंने मेंस लिखा था 2 बार और लेकिन कह सकते हैं कुछ अनफॉर्च्यूनेटली मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसकी क्या कमी थी वो धीरे-धीरे मैं उससे सीखता गया कि हाँ, कहाँ कमी होती है मुझसे। उसे सुधार करता गया धीरे-धीरे, लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी बना के रखा। अगर कंटिन्यूटी में 3 घंटा 4 घंटा रोज़ पढ़ लेता था तो मेरे लिए इनफ होता था। क्योंकि आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उसका यही फ़ायदा मिलता है आपको। तो रूटीन क्या था? पढ़ाई का 24 घंटे में अगर दिन की बात करें तो रूटीन क्या आपने बनाया था इसका? 24 घंटे में 5 से 6 घंटे मैं पढ़ लेता था, ये इनफ होता था और वो भी डेली नहीं। कभी-कभी क्या होता था 4 घंटे 5 घंटे लेकिन हाँ, 4 घंटे से कम भी नहीं। रात या दिन? रात में मैं ज़्यादा पढ़ाई करता था। रात में मैं पढ़ाई करने में मतलब मुझे अच्छा लगता था रात में पढ़ाई करना और कह सकते हैं मेरा पीक पॉइंट रात में ही होता है। तो मैं रात में जाग लेता था अच्छे से और दिन में सोता था। चलिए, एक मंजिल तो अभी शुरुआत हुई है, जी। तो इसके बाद क्या? अगर एक तो सक्सेस आपको मिल गई, चूँकि हर तैयारी करने वाले बच्चे का एक सपना होता है कि एक उनके पास एक मार्कशीट हो, हाँ, जॉब हो उसका मिले, तो ये अब नेक्स्ट क्या आपने कोई फ्यूचर में और प्लान बनाए हैं या फिर मतलब ये इसी में आगे बढ़ना है आपको? सर कह सकते हैं कि पीसीएस की तैयारी मैं पहले से ही कर रहा था और 2019 से पीसीएस की तैयारी कर ही रहा हूँ। तो प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी तैयारी हो चुकी है मेरी। मेंस में कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी है अभी भी। रिटन थोड़ी-सी और स्ट्रॉन्ग करनी बाकी है मुझे। लेकिन हाँ, कभी भविष्य में मुझे समय मिला, तो मैं ज़रूर पीसीएस में आना चाहूँगा। पीसीएस की तैयारी अभी भी कंटिन्यू है मेरी और आगे भी उसे जारी रखूँगा, अगर मेरे पास थोड़ा भी समय बचा तो। अच्छा, एसएससी के लिए मेन सब्जेक्ट क्या है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे फोकस ज़्यादा किया जाए तो एसएससी निकाला जा सकता है? सर जब तक एसएससी का जो पैटर्न था वो चेंज नहीं हुआ था, तब तक तो 4 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में होते थे, 2 सब्जेक्ट मेंस में होते थे। 4 सब्जेक्ट जो जीएस होती थी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इस पे फ़ोकस करके आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर सकते थे।
मेंस के लिए होता था कि आप मुख्यतः इंग्लिश और मैथ्स पर फोकस करें। जो तीसरा पेपर होता था डिस्क्रिप्टिव, उस पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये होती थी। जब से पैटर्न चेंज हुआ, अब की बार पैटर्न चेंज हुआ, तो प्रीलिम्स तो सेम है, प्रीलिम्स में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, लेकिन मेंस में काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो मेंस का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि पहले सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते थे, अब जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं उसे भी ऐड कर दिया गया है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग-अलग कर दिए गए हैं। तो उसमें क्या है कि जो पहले से तैयारी कर रहा है, उसे भी कहीं न कहीं अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। तो जो तैयारी कर रहा है उसे तो पता होगा अच्छे से, तो नहीं, स्ट्रैटेजी। क्या आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, क्योंकि आप तो सफलता हासिल कर चुके जी हैं। हाँ। एसएससी को लेकर तो मेरा सर यही सुझाव रहेगा कि जो मेंस का सब्जेक्ट है, आज के टाइम पे उस पे फ़ोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीलिम्स है, पहले तो उसके नंबर ऐड होते थे, अब वो क्वालीफाइंग नेचर का है। तो अगर वो क्वालीफाइंग नेचर का है, तो अगर आप डायरेक्टली मेंस की तैयारी करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको फ़ायदा होगा उससे। ख़ासतौर मैथ्स पहले 100 क्वेश्चन होते थे, आज के टाइम पे सिर्फ 30 क्वेश्चन बचे हैं वो। और रीजनिंग भी ऐड कर दिया गया है। जीएस का अच्छा खासा वेटेज आ गया है 25 क्वेश्चन लेकर। इंग्लिश के वेटेज पहले जो 100 थे, 200 क्वेश्चन आते थे, 100 ही आते थे, उसे अब घटाकर 45 क्वेश्चन पे कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब जिसे तैयारी करनी है, टाइम के साथ-साथ सारे सब्जेक्ट कवर हों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट मतलब है। आप आपको लगता है कि खास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कि फोकस करे अगर कोई, तो नंबर अच्छा खासा उठा सकता है वो? हाँ, एसएससी के लिए मैं यही कहूँगा सर कि जिसकी मैथ अच्छी है, मैथ्स के साथ रीजनिंग या हर सब्जेक्ट में कहीं न कहीं ये है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो ये कह सकते थे पहले जब तैयारी होती थी, तो मैथ्स और इंग्लिश पे सब फ़ोकस करते थे, मैं भी फ़ोकस करता था उस पे। लेकिन आज के टाइम पे जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से ये कह सकते हैं कि आपकी पाँचों उँगली पाँचों सब्जेक्ट में होनी चाहिए। कहीं कुछ मतलब कम। आपके पास जानकारी हो सारे सब्जेक्ट पे, एक अच्छी खासी पकड़ होनी बिल्कुल, करंट अफ़ेयर का भी वेटेज है। चाहिए। लेकिन पहले ये कहा जाता था कि रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको एक एक्स्ट्रा वेटेज मिलता था, उसमें नंबर भी आपके इंक्रीज होते थे और भी अच्छा होता था। तो अब क्या है, अब क्या आपको जीएस भी उतना चाहिए, आपको मैथ भी उतना चाहिए, रीजनिंग भी उतना चाहिए, इंग्लिश भी उतना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। अब यही बात है ना सर कि पहले क्या है, मैथ्स और इंग्लिश ही मेन फ़ोकस होते थे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया अभी भी कि आपको प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन मिल जाते थे और मेंस में 100 क्वेश्चन मैथ्स के मिलते थे, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन यहाँ भी रहते थे। लेकिन अब जब से पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी का, तो उसमें क्या है कि अब प्रीलिम्स तो सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का है, उस पे कोई इतना ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं करता। मेंस है। अब मेंस में जो सारे सब्जेक्ट हैं, उस पर फ़ोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि जीएस है। जीएस अब इसमें 25 ऐड कर दिए गए हैं। इंग्लिश जो पहले 200 थे उसे 45 पे ला दिया गया, उसे कम कर दिया गया है। तो ये है कि जो हमारे बेल्ट का जो छात्र है वो इंग्लिश से काफ़ी घबराता भी है। अब ये है कि अगर उस नंबर गांव का जो छात्र है वो तो इंग्लिश उसकी सबसे ज्यादा वीक होती जी, है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो इंग्लिश के ही डर के मारे वो एसएससी सीजीएल में क्वालीफाई नहीं कर पाए और बाकी सारे सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, लेकिन इंग्लिश में ही काफ़ी वीक होते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए क्या, मतलब इंग्लिश पे कैसे वो फोकस करें कि एसएससी क्लियर, इंग्लिश मतलब एसएससी के लिहाज से इंग्लिश उनकी तैयार हो जाए? एसएससी के लिहाज से ये कह सकते हैं ना कि जब से सर नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 कर दिया गया है, तब से जो ऐसे छात्र थे जिन्हें इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए ये बहुत खुशी का मौका था जब ये 45 क्वेश्चन कर दिया गया। तो अब ये है कि उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो क्वालीफाइंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे पिताजी क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, क्या है फैमिली बैकग्राउंड? हाँ, हम घर में 2 भाई 2 बहन हैं और जो मेरे बड़े भैया हैं वो इलेक्ट्रीशियन हैं, मुंबई में काम करते हैं और जो पिताजी हैं वो पहले शादियों में बाजा बजाते थे, शादी-ब्याह में। तो अब क्या है, जब से सर उसका प्रचलन कम हो गया, जब से डीजे वगैरह आ गया, तब से जो हाथ से बाजा बजाते थे उसका प्रचलन भी कम हो गया। तो उससे ये है कि कहीं न कहीं अब काम भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब स पहले क्या होता, वो हमेशा काम होता था, अब वो सीज़नल रह गया है। जब सीज़न आता है तभी उनको काम मिलता है, बाकी दिन वो अपना रहते हैं, घर पे ही रहते घर घर पे ही रहते हैं? जी हाँ, घर अगर काम मिलेगा तभी होगा। हैं। जी, बिल्कुल। तो हम ओवरऑल बात करें, आपने हमको एक बात कही थी कि कोई जिस सर्विस में आप गए हो, आपके गांव के लगभग बता रहे हैं कि कोई नहीं गया है। हाँ सर, अभी तक तो मेरे गाँव से इस पोस्ट के लिए कोई दावेदारी नहीं किया है मेरे अलावा। लेकिन हाँ, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में मेरे जो गाँव के और भी भाई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूर आएँगे। मैं उम्मीद यही करूँगा कि वो भी मेरा साथ देंगे आगे जाकर और उम्मीद यही करूँगा कि वो लोग भी जल्द से जल्द इस मुझे देखकर या हो सकता है इससे मोटिवेट होकर वो आगे आएँ और तैयारी में अपना योगदान दें। ये मैंने सानिया का इंटरव्यू किया था, तो ये एक दिक्कत, मतलब उसने भी एक बात सानिया ने भी कही थी, आप भी कह रहे हो, एजुकेशन थोड़ा सा लो होता है, इस वजह से थोड़ा सा शायद भागीदारी उतनी मिल नहीं पाती। हाँ सर, ये कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में पढ़ाई-लिखाई पर उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता है और उसमें से भी अगर ये है कि उसका कारण यही है ना कि ज़्यादा बच्चे
हो नहीं पाते, सक्सेस हो नहीं पाते, क्योंकि रेशियो कम होता है तैयारी करने का। तो अगर आप 100 में 10 जा रहे हैं तो क्वालीफाई एक ही होता है उसमें से भी, चूँकि अगर 90 में भी देखेंगे तो भी 90 में 9 ही हो रहे हैं, तो रेशियो दोनों में बराबर ही होता है अगर आप ऐसे देखें तो। पर ये है कि उतने उसमें भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग फॉर्म भर नहीं पाते, एजुकेशन बैकग्राउंड सही होता नहीं है, इसके वजह से। हाँ, ये है कि अगर किसी ने शुरुआत किया है तो उसे देखकर उनसे उत्साह मतलब मोटिवेट होकर हो सकता है कुछ लोग और आगे आएँ। आगे आए। इस गांव की आबादीकरण मेरे ख्याल से मिर्ज़ापुर का सबसे बड़ा गांव है ये।